तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो होने वाली है सीटीपी के टॉप 22 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों का टारगेट आज फिक्स किया जाएगा कि आज आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी तरीके से हुई है। अगर आप लोग बेहतर तरीके से अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी से आज प्रश्नों को बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया कमेंट बॉक्स में। तो आज यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे 20 यानी 22 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों का यहाँ पे 18 प्रश्न टारगेट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस प्रकार से होता है। कह रहा है कि बाल्यावस्था में विकास की अवधि किस प्रकार से होती है, यानी विकास बालक में किस प्रकार से होती है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि धीमी गति से होता है एवं मापा नहीं जा सकता। देखिए, विकास जो होता है याद रखिएगा बाल्यावस्था में, ये गुणात्मक भी होता है और साथ में हम कह सकते हैं मात्रात्मक भी होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा करा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। इस आधार पे हमारा राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। केवल शब्द जहाँ पर आए नेगेटिव वर्ड है उसे काट दीजिएगा। अनियमितता की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे बालक के विकास की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा आया है एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है निकट, यहाँ पे कह रहा है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो पहला कह रहा है कि विकास, यहाँ पे बच्चों के वर्तमान स्तर में स्वतंत्रता प्रदर्शन और वयस्क के अधिक कौशल वाले समकक्षीय की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित, यहाँ पे कह रहा है कि उपार्जित मतलब उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रदर्शन के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे करने चाहिए बच्चों को, वो परंतु वो नहीं कर सकते। तीसरा हमारा कहना है कि वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। और चौथा हमारा कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क, यहाँ पे कह रहा है कि समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से क्या करते हैं, यहाँ पे तर्कसंगत करते हैं, तो कार्य करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से दूसरे का कमेंट करिए। तो दूसरे का देखिए निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपी की, यहाँ पे जेडपीडी की बात करा है, जिसमें क्या है जोन ऑफ फ्लेक्सी लेवल, जिसमें एक बालक किसी कार्य को करता है अपने से उच्चतम व्यक्ति से करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन। और यहाँ पे स्वतंत्र की बात कर दिया है तो यहाँ पे पहले ही आपका पॉजिटिव आ जाएगा। वयस्क के साथ अधिक कौशल वाले समकक्ष, यानी अपने से ज्यादा मोर नॉलेज वाले से सीखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं। तो मतलब कह रहा है कि जीन पियाजे कह रहे हैं कि जो बालक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है उस अवस्था में बालक में क्या होता है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे परिकल्पित निगमात्मक तर्क और यहाँ पे प्रतिज्ञातिक चिंतन करने में समर्थ होते हैं। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणी सोच से आबद्ध होते हैं। और तीसरा कह रहा है हमारा संरक्षण वर्गीकरण श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते हैं। बांटने की बात करें, अगर तर्क की बात कर रहा है तो बांटना आपका श्योर है कि आएगा, तो इस आधार पे हम कर सकते हैं ये पहले ही गलत हो गया। चौथा करा है प्रतीकात्मक और संख्यात्मक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते थे। देखिए यहाँ पे अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है बालक अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे केंद्रीकरण और उत्क्रमणी सोच में आबद्ध है, मतलब रोकने की बात कर रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत है। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा परिकल्पित निगनात्मक। अगर तर्क दे रहा है, अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है तो नियम के साथ ही तर्क करेगा, प्रति चिंतन में समर्थ होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए हमारा करा लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को यहाँ पे करा के संक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने में यहाँ पे धनात्मक मानवीय सम्मत और सामाजिक वर्ग को सुरक्षित करता है। तो पहला हमारा करा है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास की। दूसरा करा है कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास की। तीसरा करा है कि यंत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास की। और चौथा करा है कि सार्वभौमिक नैतिक विकास के अभिविन्यास पे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे का। यहाँ पे देखिए प्रश्न में कह रहा है लॉरेंस कोहलर की बात कर रहा है, याद रखिएगा। कोहलर के नैतिक विकास की बात कर रहा है। सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में किस अवस्था में विश्वास करता है और वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक पूर्व, यहाँ करा कि संक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक, धनात्मक मतलब होता है कि वो निगेटिव नहीं पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ता है, संबंध में सामाजिक वर्गों को सुरक्षित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा सामाजिक क्रियात्मक अभिविन्यास के, क्योंकि समाज में रहिए बालक सामाजिक क्रियाओं को सीख कर समाज में ढलने का प्रयास करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे।
तो देखिए 5वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। 5वां प्रश्न ये करा कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के विकास और अंत स्थिति अनुपालन यहाँ पे करा है संभावना अनुसार सही है। मतलब कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार कौन सा जोड़ा सही है। तो पहला करा कि बुद्धि के प्रकार, दूसरा करा कि अंत स्थिति अनुपालन संभावना। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा। पहला करा स्थानिक बुद्धि, जिसके सामने दिया है मनोवैज्ञानिक। दूसरा दिया है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, इसके सामने दिया है विक्रेता। और तीसरा दिया है भाषिक, जिसके सामने दिया है मूर्तिकार। और यहाँ पे देखिए हमारा चौथा दिया है हमारा यहाँ पे शारीरिक गति संवेदक, जिसके सामने दिया है खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, 5वें का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए 5वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए 5वें का। जी, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा। याद रखिएगा इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और देखते हैं इसका उत्तर कितने लोगों के सही होता है। तो इसका उत्तर आप ही लोगों को देना है। आगे बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न पे। तो छठा प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है कि ले वाइगोस्की के अनुसार, यानी कह रहा है कि ले वाइगोस्की के अनुसार क्या बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा कह रहा है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। और तीसरा कह रहा है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। और चौथा कह रहा है कि स्कीमा के यहाँ पे परिकलन के बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को अग्रसर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा, ले वाइगोस्की सामाजिक यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। सातवां प्रश्न हमारा बहुत ही बेहतर है। तो सातवां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किस प्रकार से होता है। तो पहला हमारा कह रहा है कि बच्चों की अधिगम में सहायक नहीं होती हैं। ये तो ऑप्शन आपका देखिए सरासर गलत है, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है बालक के कार्यों के निरीक्षण की बात करता है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा हमारा कह रहा है कि अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों की पहचान करने में क्या करता है, सहायक होता है। और चौथा हमारा कह रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर यहाँ पे क्या कर रहा है, विचारक में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 8वें प्रश्न पे। और 8वां देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो 8वां कह रहा है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने के विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो पहला कह रहा है कि लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उसे स्वीकार करना। देखिए 8वां क्या कर रहा है हमारा, उसकी यहाँ पे कह रहा है उपेक्षा करने की बात कर रहा है और अस्वीकार करने की बात कर रहा है। ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है कि समाज में चित्रित, यहाँ पे कह रहा है चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाना, यानी प्रबल से कहना कि ये लड़का है और ये लड़की है। और यहाँ पे तीसरा करा कि एक लिंगी योग्यता को समूह बनाना, समूह बनाने या फिर बांटने की बात कर रहा है। ये भी ऑप्शन का गलत है। तो बच्चा हमारा चौथा एकदम सही होगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, जहां पर प्रोत्साहित की बात किया जाए वही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न हमारा देखिए करा कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को डैश समझा जाना चाहिए। तो पहला करा है कि एक गुणी साधन, दूसरा करा कि एक रुकावट। रुकावट नहीं होता है, बहुभाषक जो बालक होते हैं उनकी उसकी उसकी जो भाषा अलग होती है, बोलियां अलग होती हैं, संस्कृत अलग होती हैं। तो वो जो होते हैं विद्यालय में आते हैं तो विद्यालय में उसका उपयोग किया जाना चाहिए, एक साधन के रूप में करना चाहिए। ठीक है, तो एक समस्या नहीं हो सकती है, एक व्यवस्था का मुद्दा नहीं हो सकता है। राइट आंसर जाएगा एक गुणात्मक, एक गुण और साधन के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न करा है कि बाल केंद्रित कक्षा हुआ है जिसमें क्या है। तो पहला हमारा करा है कि अध्यापक केवल, केवल शब्द दे दिया है, याद रखिएगा जहां पर केवल शब्द आए तुरंत उसे काटिए, निगेटिव वर्ड है। दूसरा हमारा यहाँ पे देखिए क्या करा है कि अध्यापक बच्चों की उसकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत यानी बांटने की बात कर रहा है। ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। और यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा कह रहा है कि बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड की भावना जो होता है नेगेटिव है। इस आधार पे हमारा राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देख लेते हैं क्या करा है हमारा। करा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरण
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला हमारा देखिए क्या करा है कि लेव वाइगोस्की, दूसरा करा है कि जीन पियाजे, तीसरा करा है अल्बर्ट बंडूरा और चौथा करा है कि वीएफ स्किनर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 11 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे लेव वाइगोस्की के साथ जाएगा। याद रखिएगा मनोविज्ञानी है जो सामाजिक यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास और यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरणों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अपनी योगदान दी है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का कह रहा है कि आंशिक दृष्टि वाले यानी कम देखने वाले बालक जो विद्यार्थी हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। नहीं की बात किया है तो पहला कह रहा है कि बड़े आकार में मुद्रित मुद्रित पुस्तकें। देखिए मुद्रित पुस्तकें की बात किया है जिसका कोई मूल्य नहीं है, बालक के लिए अधिक मूल्यवान वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। त्रिविमी नक्शे और चार्ट जब बालक देख ही नहीं सकता है तो नक्शे और चार्ट का प्रयोग भी नहीं कर सकता, इस आधार पर यह भी गलत है दूसरा ऑप्शन। तीसरा कह रहा है कि बोलती पुस्तकें स्पर्शी सूचना पत्र, ये भी बालक नहीं देख सकता है। ठीक है, देखने की बात कर रहा है, स्पर्शी सूचना की बात कर रहा है, याद रखिएगा। लेकिन छोटी मुद्रा वाले यहाँ पे कार्यशीत जो अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे 13 का देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो पहला हमारा कह रहा है देखिए समावेशी शिक्षा, समावेशी वो बालक होते हैं जो शिक्षा से अक्षम है, मतलब क्या है कि किसी शारीरिक से बाधित होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। देखिए बांटने की बात कर रहा है, याद रखिएगा जहां पर भी बांटने का कार्य हो वो गलत है। प्रथम में हम बच्चों को रखेंगे। दूसरा हमारा कह रहा है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करना। देखिए फिर यहाँ पे नामांकित करने की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है गलत है। तीसरा कह रहा है कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान का यहाँ पे प्रदान करना। तो ये भी ऑप्शन गलत है, अलग अलग नहीं, एक समान होना चाहिए सबके शिक्षण प्रणालियाँ। और चौथा करा कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित, सभी बच्चों की बात किया है, इसीलिए आधार पे हमारा राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए सभी को एक समान। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां हमारा कह रहा है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से पोषित किया जा सकता है यानी संबोधित किया जा सकता है। तो पहला हमारा देख ये करा है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। दूसरा हमारा कह रहा है कि वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता आवश्यकता है। और यहाँ पे तीसरा हमारा कह रहा है कि प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करना। और चौथा हमारा कह रहा है कि रटने पर आधारित यहाँ पे परीक्षा देखिए, जहाँ पर रटने की बात किया जाए वो ऑप्शन आपका क्या होगा गलत होगा। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट विशिष्ट एक प्रकार की उपलब्ध कराना, ये भी नहीं गलत है। वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, मतलब एक ही सोच पर नहीं देती हो। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर जिसके साथ जाएगा यहाँ पे पहले की चुनौतीपूर्ण कार्य हो, निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप हो। चुनौतीपूर्ण कार्य होगा तो बालक क्या करेगा अपने आप को उसमें अपने आप को ढालने का प्रयास करेगा, चिंतन करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हमारा देखिए क्या करा है कि पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। तो पहला हमारा करा है कि उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। दूसरा करा है कि पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तीसरा करा है कि उनके पढ़ने और लिखने के कौशल के विश्लेषण से। और चौथा करा है कि उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा कुछ सामाजिक सांस्कृतिक से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य से भी नहीं, उनके पढ़ने और लिखने के कौशल की बात कर रहा है। याद रखिएगा कौशल की बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए समस्या उच्च स्तरीय की बात नहीं, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर के बालकों की बात कर रहे हैं। इस आधार पे अगर ये उच्च स्तरीय पे हटाकर यहाँ पे उनकी समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन रहता तो हमारा सही रहता। लेकिन राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, उनके पढ़ने लिखने के कौशल के विश्लेषण। नेक्स्ट 16वां हमारा 16 का देख लेते हैं क्या हमारा कर रहा है। 16 का देखिए हमारा ये कर रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो पहला करा कि अधिगमकर्ताओं से बातचीत करने करके उसकी अक्षमताओं और उसके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। दूसरा करा है सुगम अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना। देखिए ट्यूशन पढ़ने की बात कर रहा है, तो इस आधार पे देखिए यही नहीं होगा, क्योंकि ट्यूशन नहीं आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का हमारा कह रहा है कि बच्चों के अधिगम के शारीरिक स्वास्थ्य और यहाँ पे सांवेगिक अवस्था है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि
का पर, का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरा कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा कह रहा है बच्चों के अधिगम, शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेदिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि का भूमिका नगण्य है। नगण्य मतलब क्या है? शून्य है, जीरो है। तो राइट आंसर यहाँ पे 17वें का किसके साथ जाएगा? तो 17 का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक, बच्चों के अधिगम में अगर बालक का स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा, सांवेगिक यानी भेजने की क्रिया ही सही नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। 18 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। देखिए 18 का बहुत ही बेहतर है, करा है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो पहला हमारा करा है कि विद्यार्थियों को सहायता करनी चाहिए कि अपने मनोभाव और यहाँ पे प्रेरणा को सुव्यवस्थित करें। ठीक, सुव्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो ये तो ऑप्शन आपका सही है। ठीक, ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत बांटने की बात कर रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत है। विद्यार्थियों के संवाद पर चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे क्या करें? बहुपरीक्षित करने में सशक्त हो। एकदम राइट आंसर है। चौथा कह रहा है कक्षा में विविधता की उपेक्षा उपेक्षा रोकने की बात कर रहा है, करके सीखने की प्रणाली की विधि को अपनाना चाहिए, ये गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। 19 का हमारा करा कि अधिगम एक डैश और एक प्रक्रिया है। तो पहला करा कि अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। दूसरा हमारा करा कि अधिगम एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। और तीसरा करा कि अधिगम एक सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तीसरा चौथा करा कि अधिगम एक जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 का किसके साथ जाएगा? देखिए निष्क्रिय नहीं होगा कभी भी, ये सक्रिय होगा, तो सक्रिय इसमें आया है। व्यक्तिगत नहीं होगा, यहाँ पे सभी के लिए होगा। यहाँ पे और कह रहा है रैखिक नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक होगा। तो राइट आंसर जो है हमारा जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया है यहाँ पे जटिल और संक्रियात्मक अवस्था, यही आपका सक्रिय। सक्रिय होना बालक में क्या होता है? क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो पहला हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। 20 का कह रहा है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक यहाँ पे करा के भाषी विविधता को क्या करना चाहिए? टालना चाहिए। गलत है, टालना नहीं चाहिए। उपेक्षा करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं अपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा करना हमेशा क्या है? बालकों में बंटवारे के कार्य करता है। तो ये हमारा गलत है। समझना, समझना चाहिए। एकदम राइट आंसर है, समझना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पे। तो 21 का हमारा करा है कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए। डैश वातावरण की। तो पहला करा है सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा। दूसरा करा है कि प्रतिस्पर्धिक सहयोग की। और तीसरा करा है कि भयावह, यहाँ पे भयावह और सुसाध्य की। और चौथा करा है कि प्रतिस्पर्धिक यहाँ पे सुसाध्य की। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 21वें का। देखिए जहां पर प्रतिस्पर्धा की बात हो उसे तुरंत काट दीजिए, वो ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। भयावह मतलब होता है डर, डर की बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन का क्या है? गलत है। तो बचा हमारा यहाँ पे सहयोग और प्रतिस्पर्धित। याद रखिएगा पहले प्रतिस्पर्धित नहीं होगा, बाद में होगा। ठीक है, जब बालक को किसी कार्य को करने में सक्षम हो जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके सजेगा? पहले के सजेगा। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के 22वें और लास्ट प्रश्न पे। करा के निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो पहला हमारा करा कि पाठ स्कीम फोल्डिंग की बात कर रहा है, उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी में कोई नया कौशल सीख रहे हो। और दूसरा करा है कि सीखने से ज्यादा कार्य यहाँ पे पूर्ण करने पर बल देना, बल देने की बात कर रहा है। याद रखिएगा बल देना कभी भी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। वे कार्य कार्य देना जो कि बहुत सरल सरल नहीं चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत कम अवसर अवसर अधिक से अधिक देंगे, इस आधार पर ये भी गलत है। बचा हमारा यहाँ पे कौन सा? पहला। याद रखिएगा कौन सा राइट आंसर होगा? पहला, पहाड़ स्कैन फोल्डिंग उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों को नया कौशल देने की बात कर रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे कौशल की बात किया है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आज उत्तर दे दिए गए हैं नीचे। और जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने 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 ग्रुपों में एक बार क्या करिए? शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा? राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।